अस्सलाम वालेकुम। किसी भी हुकूमत के लिए परफॉर्म करना और डिलीवर करना, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना, अशियाए ज़रूरिया वो मुनासिब कीमतों मुनासिब दाम के ऊपर लोगों को मिलती रहें और रोज़गार के मौके रहें, तो फिर तो निज़ाम हुकूमत लोगों के लिए होता है कि काम चल रहा है, उनका घर का चूल्हा जल रहा है, किसी को रोज़गार मैसर है, रोटी पक रही है। अभी सूरत हाल ये है कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर महंगाई इस कदर तेज़ी के साथ ऊपर गई और जो अशिया ज़रूरिया एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए दरकार है, वो गंदम हो तो शायद तारीख़ में बुलंद तरीन सतह पर, चीनी तारीख़ में बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, अद्वियात तारीख़ में बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। और दूसरा मैक्रो पिक्चर ले लें तो आपकी इकॉनमी डिलीवर नहीं कर रही, आपकी बरामदात में ना होने के बराबर इजाफा है। 2-2.5 साल में नंबर ऊपर जाने की बजाय थोड़ा बहुत नीचे ही गया है। सितंबर के महीने में थोड़ी सी अपटिक है, लेकिन ये माजी में भी हुआ कि एक महीना ऊपर जाता है तो 3 महीने अगले नीचे ले जाते हैं। तो हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, टैक्स रेवेन्यू आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा? ये एक तरफ की पिक्चर है। दूसरी तरफ साजगार माहौल चाहिए होता है सियासी मैदान में, वो मैसर आता नज़र करीब नज़र नहीं आता, क्योंकि एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो गई है जिसमें बात पहले बयानात तक थी, बयानात से फिर तकारीर के ऊपर आई, तकारीर के ऊपर इदारों के रोल को चैलेंज किया गया, फिर उनके रोल को चैलेंज करने के साथ साथ अब कुछ ऐसे मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें गद्दारी के मुकदमात और एक दूसरे के ऊपर वही तोहमत का सिलसिला जो 90 की दहाई में हम देखते थे कि हमारी सियासत का एक बाकायदा वो हॉलमार्क था। PMLN ने पीपल्स पार्टी के ऊपर वही इल्ज़ाम तराशी करनी है और पीपल्स पार्टी ने अपनी बार PMLN के ऊपर वही इल्ज़ाम तराशी करनी है। इस वक्त वो पीपल्स पार्टी की जगह समझ लें कि वो PTI और PMLN का मैच पड़ गया, लेकिन सूरत हाल तकरीबन वही IGI के ज़माने या पोस्ट IGI वाली पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में नज़र आती है। उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इकॉनमी आपकी आगे चलने का इम्कान नहीं है। आपने इकॉनमी चलाने के लिए काला धन रियल एस्टेट सेक्टर में लगाने की इजाज़त दी, इसके अलावा दुनिया का कोई ना इंडस्ट्री चल रही है, ना आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्म कर रही है और ना आपकी और इसके अलावा कोई एक्टिविटी है जिसके ऊपर लोगों की होप्स बिल्ड हो। कितनी देर रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन की इजाज़त रहेगी? दिसंबर तक की डेडलाइन है, उसके बाद फिर आप क्या बेचेंगे लोगों को? ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर हुकूमत को भी सोचना चाहिए और अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उनको भी सोचना चाहिए। एक बिगर पिक्चर में जो हमारा रिफॉर्म प्रोसेस है, जो इकॉनमी की डायरेक्शन है, उसके ऊपर खेल कूद ना हो। बाकी हुकूमतों के लिए आप चैलेंज भी बने, जल्द से जुलूस भी करें, हुक्मरान जमात जो है नैब के 100 केस खोल ले, लेकिन एक इकॉनमी की डायरेक्शन जो है उसके ऊपर खेल कूद अगर ना करी जाए तो शायद पाकिस्तान का बहुत बड़ा भला और लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ी फलाह होगी। ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मेहमान शेख में इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब हमारे साथ हैं। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उज़्मा बुखारी PMLN से हमारे साथ होंगे और वी होप के ये जो मुकदमात शुरू हुए हैं उसके ऊपर भी हम अपडेट ले सकें लाहौर से। वाडा साहब आपसे आगाज़ करूँगा। आज कैबिनेट में भी तकरीरें हुई, आप माजी में ये इशू रेज़ करने वालों में शामिल रहे हैं, उम्मीद है आज भी आपने इस पर आवाज़ उठाई होगी कि कीमतें तारीख़ में कभी गंदम 2400 रुपये पे नहीं गई जितने पे चली गई। लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे जिसकी आमदनी नहीं है, उसका चूल्हा कैसे जलेगा? देखिए नदीम मलिक साहब, जो आपका सवाल है वो बिल्कुल 100% वैलिड है। यहाँ तक ये वाली तो हमें जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट की है, उससे पहले तो हम कौम को ही पता है, आपको ही पता है, हम सबको पता है जिस इशू जिन हालात से हम गुजरे हैं, जिस तरह में गवर्नमेंट मिली है विरासत में। लेकिन ये प्योर इशूज़ के अंदर एक तो बारिश अनएक्सपेक्टेड थी, उसकी वजह से शॉर्टेज तो हुए। जब आप एंटीसिपेट करते हैं शॉर्टेज तो आपको सप्लाईज बीफ अप करनी चाहिए। ये सिंपल सा ये तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है नदीम मलिक साहब। देखिए जहाँ कोताही होगी किसी डिपार्टमेंट की, आई विल एग्री, आई विल एक्सेप्ट, ठीक है जी। एक तो अनएक्सपेक्टेड बारिश थी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो ना हमारे जिम्मेदार कौन है? देखिए सर, उसका एक हिस्सा तो हम बारिशें जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो ना फोकास्ट के अंदर थी, जो बारिशें क़यामत ख़ेज़ बारिशें जो हुई वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, ना किसी मेट के पास उसकी डिटेल्स ना कोई चीज़ थी। जहाँ तक दूसरी बात है कि हो गई थी और उसके पीछे तो देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी बहुत ही वॉज वेरी वेरी अपसेट, बहुत गुस्से में भी थे, नाराज़गी का भी उन्हें अंदाज़ा गया कि जो इदारे थे उनको जो काम करना चाहिए, जिस स्पीड से करना चाहिए था। किस इदारे की जिम्मेदारी थी ये सर? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम मिसिंग आउट द एग्जैक्ट। आप इदारों का टर्म बहुत ब्रॉडली आजकल पाकिस्तान में यूज होता है। उन इदारों का काम नहीं था, ये आपका काम था, एग्जीक्यूटिव का काम था। अच्छा, मैं एक बीपर कर लूँ, मैं इस पॉइंट पे वापस आता हूँ। हमारे साथ गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हैं। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गवर्नर साहब आपको मुबारक हो सर, आपकी
पुराने आपके साथी उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे दर्ज हो गए, लेकिन मुझे सरप्राइज हुआ आप ऐसे गद्दार लोगों के साथ काम करते रहे। देखिए नदीम मलिक साहब, ये बड़ा तंजिया सा आपने सर, तो और इसके सवाल अलावा किया आपको है। किस तरीके से ये सवाल पूछना चाहिए सर? इसके अलावा कोई मुनासिब देखिए अंदाज हो तो आप बात ये है, बताएं जी। लेकिन बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी, देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी खराबी आज जो इस मुल्क में सबसे बड़ी है कि हम किसी चीज की तहकीक किए बगैर की पे भी कोई भी इल्जाम ला रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है। हम टोटल एक खबर को सुनते हैं और उस पर ईमान ले आते हैं, हालांकि हमारा दीन इस्लाम सबसे बड़ी ये बात सिखाता है। सर, जिन्होंने FIR कटवाई थी, सर जिन्होंने FIR कटवाई थी उनका दीन इस्लाम कहीं गया हुआ था? सर नहीं, मैं तो मुझे बताया ना किसने कटवाई है, फिर सर ये तो आप बताएं किसने कटवाई है। वो हीरा साहब आप ही क्या कह रहे पता हैं किसने कटवाई है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस जो FIR हुई है इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने भी तरदीद की है, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे नापसंदीदगी का इजहार किया है, और हम ये कहते हैं कि जो भी किसी की डिमांड है कि उसके टेलीफोन का फोरेंसिक होना चाहिए या कोई भी होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हकायक जो है इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि कोई भी इशू होता सर है। गवर्नर साहब, इसके ऊपर दो लोगों को जवाब देना चाहिए, एक चीफ मिनिस्टर पंजाब को और दूसरा यहाँ पर वो जो शहजाद अकबर साहब हैं उनको। आप दोनों लोगों कोई तहकीकात करें, किसी एक की जिम्मेदारी का तयन आप खुद ही कर लें। मैं तो आपसे सवाल ही पूछ सकता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन तयन आप कर दें। देखिए मेरा पहली बात ये है कि जो भी ये इशू हुआ है ये काबिल अफसोस है, और हम ये कहते हैं, मैं ये कम से कम अपनी जात के बारे में कह सकता हूँ कि मुझे सिर्फ टीवी पे देख के इस इशू का पता चला है और ये अननेसेसरी था। इससे मेरा ख्याल है कि जो हमारी डिबेट है वो डिबेट ये होनी चाहिए कि इस मुल्क में क्या होना चाहिए, इस मुल्क के इदारों को क्या करना चाहिए, इस मुल्क में जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए, इस मुल्क के जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, गुर्बत है, गवर्नर साहब एक आपसे जाती अपोजिशन को और गवर्नमेंट को बहस करनी चाहिए। आप बिल्कुल बजा बात कह रहे हैं, मैं आपको 100% तयद करता हूं। अगर आप जिस दिन ये डिबेट शुरू करेंगे पाकिस्तान के मसाइल का हल होना निकलना शुरू हो जाएगा। एक आपसे जाती राय आपकी नवाज शरीफ के मुतल्लिक पूछ लूँ, क्या आप समझते हैं कि वो मोदी का यार और गद्दार? जाती राय, मुकदमा छोड़ दे साइड पर। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 40 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ पाकिस्तान की, तो जब मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में किसी पाकिस्तानी को गद्दार नहीं कहा, और मैं समझता हूँ कि ये गद्दार कहने की हमारी रवश जो है ये खत्म होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को मुहब्बे वतन होने के और गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए, हमें इश्यूज पे बात करनी चाहिए। हमें उनके सोच से डिफरेंट हो सकता है कि देखें वो सोच जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी उसमें डिफरेंट पाया जाता है। इस सोच में जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, मैं उनके लोगों को मिलता हूँ, उनसे भी बात होती है तो वो कहते हैं कि अदारों से हमें टकराव नहीं लेना चाहिए था, अब भी हमें अदारों से टकराव नहीं लेना चाहिए। देखें एक बात जो है हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो मर्जी हम कह लें कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान हैं, एक तरफ कश्मीर के बॉर्डर पर कशीदगी है, दूसरे तरफ अफगानिस्तान में है, वजीरिस्तान में है। अगर आज पाकिस्तान के लोग सुख का सांस ले रहे हैं और आज अगर दहशतगर्दी पे काबू पा लिया गया है, तो इसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे पुलिस के लोगों ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी कुर्बानी दी है, जिसकी वजह से ये मुल्क जो है दहशतगर्दी हम खत्म करने में कामयाब हुए हैं। कोविड-19 के दौरान इन लोगों की कुर्बानियां हैं। जो फौज के अंदर या पुलिस के अंदर लोग जाते हैं वो हमारे बेटे हैं इस कौम के, तो उन सारों को वो कोई ऐसे नहीं है कि वो कहीं और से आए हुए हैं, हमारे बेटे हैं ना, मेरे और आपके बेटे हैं, तो उनकी तो इज्जत भी शाबाशी भी वो सारी हमने करनी है। यहाँ पर सवाल उठता है गद्दारी वाला, वो तो सियासी बयानात की नोयत है ना कि किसी ने आसिम बाजवा पे सवाल उठा दिया, किसी ने ज़हीरुल इस्लाम पे सवाल उठा दिया, किसी ने फ़ौज सारी को ये नहीं कहना कि फ़ौज कहाँ से आई है, फ़ौज हमारे बेटे हैं। वो तो ना आप कहेंगे ना कोई और कहेगा। मेरा सवाल अभी कायम है कि आप नवाज शरीफ के मुतल्लिक आपकी राय क्या है? मैंने आपको कह दिया कि मैं तो किसी पाकिस्तानी को गद्दार नहीं समझता, ना मैं किसी को कहता हूँ ना मैं किसी को कहूँगा। और अब इस FIR का, अब इस FIR की कानूनी हैसियत क्या होगी? इससे बारे में मैं ज्यादा क्या
जब मैं किसी को गद्दार कहना ही ठीक नहीं समझता तो फिर मैं FIR को कैसे कंडोम कर सकता हूँ? इस FIR का बनेगा क्या? इसमें AJ के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम शामिल है, 3 जनरल्स का नाम शामिल है। देखें जी, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि इस FIR का क्या बनेगा, लेकिन मेरे अपने ख्याल में हमें होश काम लेना चाहिए और इस तरीके के जो हम FIR जो हैं, इससे हमारी जो है, मैं समझता हूँ कि हमारी यकजहती को भी इससे नुकसान है और ये चीज़ें जो हैं हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल बड़ी मुनासिब आपने बात किया, लेकिन अब इसमें से वो कहते हैं ना कि वो इनिशिएटिव पहला आगाज़ कौन करेगा, नुक्ता आगाज़ कौन बनेगा कि इस टकराव को उस पाकिस्तान की बेहतरी वाले रुख पे बदल दें, इस जो डिस्ट्रक्शन वाला माहौल है इसको कंस्ट्रक्टिव माहौल में बदल दें। इंगेज किया जा सकता है, लेकिन वो स्टार्ट कौन करेगा? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपना जो ईमानदारी से, इसलिए कि मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान जो है उसके 22 करोड़ अवाम के इंटरेस्ट को ये समझता हूँ कि हमें बिल्कुल हमारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक तरफ अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और एहतसाब है। वो एहतसाब अलहदा चलना चाहिए, लेकिन हमें तमाम जमातें जो हैं मिलकर हमें मुल्क के मुस्तकबिल का सोचना है, मुल्क के जो हालात हैं उन पे डिबेट करना है। अब हमेशा जब मैं देखता हूँ टीवी पे तो कभी कोई बात गरीब की कर ही नहीं रहा कि गरीब को महंगाई से परेशान है, गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इससे गरीब परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, गुर्बत बढ़ रही है उससे परेशान है। तो हम सियासत जो है, मैं समझता हूँ कि जब हम इश्यूज पे लेके आ जाएंगे तो हमारा मुल्क जो है इंशाल्लाह सही डायरेक्शन में चला जाएगा। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। आप इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहेंगी? अब तो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब ने अपने आप को और अपनी जमात को 100% डिस्टेंस कर लिया इस सारे प्रोसेस। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये काश इतनी बात सिंपल होती तो मुझे भी कोई एतराज़ ना होता मानने में। पहले तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि जो क्लॉजेस इस FIR के अंदर लगाई गई हैं 121, 122, 23 और 125 तक, ये तमाम क्लॉजेस ज़ाब्ता फौजदारी जो है 196A, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये क्लॉजेस 122, 121, 123 और 125 जो हैं, ये वफाकी हुकूमत की जो है वो कंसेंट के बगैर ना लगाई जा सकती हैं, ना अप्लाई हो सकती हैं। और इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट्स के डिसीजन भी मौजूद हैं, उसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स भी मौजूद हैं और FIR स्क्वैश भी हुई हैं इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। अब मुझे ये बताइए, 2:15 पर जो आधी रात या सहरी का वक्त है, उसमें एक शादरा के एक थानेदार साहब जो हैं वो 3 साबिक जर्नैलों को, 3 साबिक वज़राए आज़म को और सारी एक पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है उसको क्या बुक कर सकता है और बड़े आसानी से सिंपली वो ये FIR दर्ज कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? ये प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कर तो लिया था अपनी वो जो इनका एक गुस्सा, एक वो पता नहीं किस चीज़ की गरूर है, इनको डिलीवर ये कर नहीं पाए और जो है वो, लेकिन शौक है उनको दूसरों को जो है वो किसी ना किसी तरह, पहले करप्शन होती रही, अब जो है वो अब आपके ख्याल में इसके पीछे कौन था इस FIR और के? बाद वो हीरा जो है, उस हीरे को खुद से तो रात को ख्वाब नहीं आई होगी ना 2 बजे। आपके ख्याल में इसके पीछे कौन है? जी यकीनन इमरान खान साहब ने ये करवाई है FIR अपनी पंजाब हुकूमत। मैं इमरान खान आपको काफ़ी तसल्ली से कहता हूँ कि उन्होंने नहीं करवाई होगी, क्योंकि 2-3 माजी में वाक़यात हुए जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उनके नॉलेज में नहीं था कि इसके पीछे मूवर कौन है। तो मेरा ख्याल में अभी भी, मैं अपनी तौर पे कह रहा हूँ, अभी मैं बॉर्डर साहब से पूछूंगा, मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई और मुहरक़ात हो। मलिक साहब की तो और ये तो और ख़तरनाक बात है ना, ये और डेंजरस बात है कि वज़ीर आज़म हो एक एटॉमिक पावर का और उसको हर बात का पता नहीं होता, उसको डॉलर के जो है प्राइस का भी नहीं पता होता, उसको गंदम आटा चीनी का बुरहान का भी नहीं पता होता, उसका द्वियात का भी नहीं पता होता, किसी चीज़ का भी नहीं पता होता। तो फिर वो कर क्या रहे हैं, वो बैठे हुए क्यों हैं? और ये इतनी हीनियस जो इससे ज़्यादा, इसके बाद आर्टिकल 6 ही रह जाता है, वो भी लगा ले। और ये आखिरी कार्ड हुआ करते हैं हमेशा, किसी ये डिक्टेटर्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन चले एक ये सिविल डिक्टेटर हुकूमत जो है उसने ये इस्तेमाल करके देख लिया है। अगर इससे इनका भला होता है तो मुझे ये बताइए, कश्मीर कॉज का भला हुआ है?
जो एजेके के प्राइम मिनिस्टर को जो 72 साल में इंडिया नहीं कर सका, आपने उसको बगावत का आपने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। हमें तो आपने चलो करना ही करना था, उनको ही बख्श देते कम से कम। सो ये पूरी दुनिया देख रही है कि पहले आपने करप्शन के बयानी के ऊपर मौका दे, मैं फैसल साहब से इसके ऊपर वफाक का मौका भी ले लूं और प्राइम मिनिस्टर की क्या इसके ऊपर राय थी। बॉर्डर साहब, प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया जब उनके नॉलेज में ये चीज़ आई? देखिए मलिक साहब, एक तो इमरान खान साहब जो हैं वो गूफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो जेब से पर्ची निकाले या उनको कान में आके कोई खाने की प्लेट और निवाले के साथ नान के साथ बताए कि क्या हो रहा है। ये मुंशी का काम होता है कि FIR कहाँ कटी, क्या नहीं हुआ, कि पूरे पाकिस्तान में कटती हैं और दिन में कई हज़ार गलत है ये तरीक़ेकार, लेकिन सही FIR भी कटती है, गलत FIR भी कटती हैं। और जो ये इमरान खान के ईमा पर FIR कटाई, इमरान खान ना तो इस किस्म का आदमी है ना इस किस्म की डायरेक्शंस देता है। और अगर इमरान खान कभी ज़िंदगी में, मिसाल के तौर पर आपसे कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान ऐसा ऑर्डर करते तो हम दिन दहाड़े, हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं, हम असेंबली में से खुद ही बहुत काफ़ी उठा के ले जाने के लिए। मैं बड़ा क्लियरली आपके, हाँ मेरा नदीम भाई देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी चीज़ों के ऊपर। इमरान खान साहब की पर्सनालिटी इस किस्म की पर्सनालिटी है ही नहीं, वो पूरी दुनिया का विजनरी एजेंट है। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर उस लेवल पे अगर हमें गिरना होगा तो हमें पुलिस की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम पे, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये पता है कि FIR के पीछे कौन है? देखिए आज प्राइम मिनिस्टर से इसके ऊपर जरूर बात हुई कि जी इसकी फर्दर प्रूव किया जाए। रिएक्शन क्या था प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों को बिलीव ही नहीं करता। देखिए सर, ये छोटे हथकंडे हैं जो माजी की पार्टियां करती नहीं, एक दूसरे को FIR नहीं कटाती रही, सर्टिफिकेट्स देती रही। कभी मजहब के नाम पे इनका एक वो मुनाफिक एहसन इकबाल, उसने मेरे पे का वाजिबल कत्ल का फतवा लगाया, लेकिन ये काम ये करते रहे। प्राइम मिनिस्टर ने कमजोर लोग जो होते हैं ना, सर नदीम मलिक साहब देखिए, प्राइम मिनिस्टर का दुश्मन भी ना ये नहीं कह सकता कि प्राइम मिनिस्टर ये काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर का ये लेवल नहीं है। नहीं, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर को ये ऑर्डर नहीं करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें कि किसने ये करवाई? सर देखिए, एक नॉर्मल दिन में कई हज़ार FIR कटती है और इन FIR का होता क्या है? कई हज़ार वाली नहीं है। नहीं नदीम भाई, आप किसी पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसमें आपके दो हैं सर, ये तो आप मुझसे नदीम मलिक साहब आप बात ही नहीं कर सकते सर, माजरत के साथ। AJK प्राइम मिनिस्टर नदीम मलिक साहब आप उससे बात ही नहीं कर सकते। 3 जनरल्स नदीम मलिक साहब आप मेरे साथ ये तो इस पे बात ही नहीं कर सकते कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो काम किया 3 जनरल्स का, ये कह रही है कि FIR में नाम आ गया, तूफान आ गया। जो आपने पूरी फौज के साथ किया है, वो 6 लाख फौज के साथ जो आपने काम किया है, प्राइम मिनिस्टर इसको तहकीक करेंगे कि नहीं करेंगे? सर देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने निचले लेवल पे बोल दिया है और इसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्सक्यूज मी, इसका तरीक़ेकार ये है कि ऐसी कई FIRs कटती हैं, किसी आपने कटा दी, मैंने कटा दी, किसी जगह कटा दी, और ये इन्वेस्टिगेशन अगर प्राइम मिनिस्टर की इसके ऊपर डिसप्लेयर है तो इसके ऊपर शहजाद अकबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहत देनी चाहिए या चीफ मिनिस्टर पंजाब मेरे ख्याल से शहजाद अकबर ने वजाहत दे दी है या दे रहे हैं कुछ ऐसी, मेरे ख्याल से कोई ट्वीट किया इसके ऊपर। तो फिर इसका तो रिवर्सल का प्रोसेस भी आपको तय करना पड़ेगा ना। रिवर्सल सर इन्वेस्टिगेशन है जो कानूनी तौर पर दिन में 100 FIR झूठी करती है, उसमें तो ये कटी रहे सर, कटेगी तो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, जो गलत होगा गलत होगा। अज़मा, ये कटी रहेगी या इसकी वापसी होगी? देखिए जो मर्जी कर लें। एक तो वाडा साहब ने आज बड़ा पोलाइट किस्म से वो कह दिया कि हम उठा के ले जाएंगे, हिम्मत है तो उठा के ले जाएं, हम भी तैयार बैठे हैं। इतनी रही गई बात तो हमारी भी नहीं है। और काश ये वज़ीर आज़म को पर्ची पकड़ा दिया करें, वो कभी जर्मनी जापान में ला देते हैं, कभी जो है वो जाकर कह देते हैं अलकायदा जो है वो हमने बनाई थी और उसामा बिन लादेन जो है वो हम पाल रहे थे, तो उनको जो है वो पर्ची उनके हाथों में हमेशा हुई है। पता नहीं ये क्या बातें, पर्ची पर्ची, हमेशा उनके हाथ में पर्चा होता है पूरा, जब भी FIR का क्या बनेगा? तो ये इन बातों से निकल आई। मैं ये रिवर्सल हो सकती है? जो मर्जी करें जी, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप जरा अपना निकालिए, आपका अपना खुद का इंटरव्यू है जो आपने वजीर आजम के साथ किया, उसमें वजीर आजम ने खुद जो है वो बगावत का और ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और उसके बाद ये कहना कि वो तो पता नहीं, वो तो बहुत मासूम आदमी है, उनको पता नहीं होता। उनको सब पता होता, और अगर नहीं पता होता तो फिर तो बहुत सारे और सवालात उठते हैं। ये आम FIR नहीं है, ये बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ लगाई गई है। और मैंने बार बार एक बात की है, पता नहीं वो समझ क्यों नहीं आ रही, वो ये है कि जो शिकें लगाई गई हैं इस FIR के अंदर, वो वफाकी हुकूमत की इजाज़त और मंजूरी के बगैर नहीं लगाई जा सकती। जाके कानून पढ़ लें अगर मैं गलत कह रही हूं तो। और हमने मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, हमारे खिलाफ धरने हुए थे जिसमें जा जाके ये सारे बैठा करते थे और वहां पर पैसे बढ़ते थे उनको भेजने के लिए, और गोलियां हमारे जो है वो घरों पर चली हैं, हमारे लोगों के जो है वो घरों पर और दफ्तरों पर हमले हुए हैं। मजहब कार्ड किसने इस्तेमाल किया है वो सारी दुनिया ने देखा है। इसलिए मुझे इस पर जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि हमें बात करनी चाहिए अब और इश्यूज के ऊपर। और उसमें जो आज इंपॉर्टेंट इशू है
ये जो बड़े मासूम है ना, बशीर मेमन साहब जिनको DGFIA को निकाला गया है, उनका इंटरव्यू देखा है आपने? कितना हीनियस उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, और उन्होंने बाकायदा कहा है कि इमरान खान कहता है ख्वाजा आसिफ तकरीर बड़ी खतरनाक करता है, उसको अंदर डाल दो, फलाना ये करता है, उसको अंदर डाल दो, फलाने पे मुकदमात बनाओ। और ये हम नहीं कह रहे, तमाम हाई कोर्ट्स, तमाम सुप्रीम कोर्ट्स कह रही हैं कि ये नैब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग के लिए। इनके अपने इत्तेहादी कह रहे थे अब से कुछ दिन पहले, जब तक उन पे केस थे, अब वो केस चूंकि अंडर द कारपेट चले गए तो वो भी चुप हो गए। सो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो है ये सियासी मुखालिफिन का मुंह बंद करते हैं, नैब को इस्तेमाल करके, इंजीनियरिंग का ये इदारा है। तो मुझे तो और इसके बाद कहने की जरूरत नहीं, ये जो कर सकते हैं। बॉर्डर साहब से जवाब लूंगा, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। वाडा साहब, काबीना के इजलास की तरफ दोबारा आपको लेके जाऊंगा। शहजाद अकबर साहब काबीना के इजलास में होंगे और पंजाब हुकूमत भी आपकी है, तो आप इस मामले के ऊपर 2+2 करके जवाब दें कि क्या मामला क्या है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर कोई हिदायत दी, कोई डिस्प्लेयर शो की? अगर दी तो फिर क्या बात हुई, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपको क्लियर पहले भी कर चुका हूँ कि देखिए प्राइम मिनिस्टर की सोच इस किस्म की है ही नहीं। इनके लिए तो क्या किसी और के लिए भी नहीं है। PM डज नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। ये तो क्या कहा उन्होंने इजलास में? क्या कहा उन्होंने? डिस्प्लेजर शो किया। उन्होंने कहा कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब उसमें क्लैरिटी दी कि ना गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक है, ना गवर्नमेंट की मशीनरी का कोई ताल्लुक है। हमारी कैटेगरी बहुत क्लियर है हम इसके ऊपर कि ना ये हुकूमती मौक़िफ़ है, ना ये हुकूमती तरीका है, ना किसी वज़रा की क्या राय थी? वज़रा की राय भी ये थी कि ठीक है, एक चीज़ हुई है, अगर कल कोई XYZ जाकर एक आम पाकिस्तान जाके FIR लॉन्च कर देता है, तो हमने ये ज़रूर सवाल काबीना ने किया था शहजाद अकबर साहब से कि इसका तरीक़ेकार क्या। तो उन्होंने ये तरीक़ेकार बताया। वो ये तरीक़ेकार है कि ऐसी अगर दिन में 100 FIR कटती हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कानूनी तौर पर अगर ठीक होती है तो उस पर एक्शन हो जाता है, नहीं ठीक होती तो कॉश हो जाती है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर। कॉशमेंट के लिए वफाक का परसू करेगा इसको? हम क्यों करेंगे सर? वो तो इन्वेस्टिगेशन का ऑटोमेटिकली कॉश हो जाएगी। अगर गलत हुआ और सही हुआ तो कानून अपना काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा तो कोई इंटरेस्ट इसके अंदर ही है ना सर। आप लोग इस तरह से दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल के इससे बच नहीं सकते। वो आपका ऑफिस बेरर है, उसने आपकी कोई इलेक्शन भी मुकाम नहीं लड़ा हुआ है। मेरे साथ देखिए, मेरी बात सुनो, मैं आपसे बहुत यहाँ शहजाद अकबर जवाब दे, यहाँ पंजाब की हुकूमत जवाब दे, किसी एक को जवाब देना चाहिए। नदीम मलिक साहब, मजाक नहीं है। मलिक साहब देखिए, कल आप लोग भी अपोजिशन में। देखिए नदीम मलिक साहब, पार्टीज के अंदर कई लाख लोग होते हैं, ठीक है। हर आदमी का, अब पिछले दिनों भी किसी तंजीम साजी के अंदर कोई इशू हुआ, हमारे कराची के अंदर हमारी पार्टी का कोई छोटा मोटा झगड़ा कहीं हुआ, मैंने कराची में होते हुए पिछले 15 साल में उन लोगों को कभी नहीं देखा, उन दो लड़कों को। तो देयर एनोनिमस लोग, सपोर्टर्स होते हैं, लवर्स होते हैं। नहीं, एनोनिमस नहीं है, उनकी तस्वीरें आपके सारे लोग। नहीं सर, वो तस्वीरें नदीम अली साहब मैं आपका कल खिंचवा दूँ, कल मैं बम फाड़ दूँ, उसका मतलब आप मेरे साथ थोड़ी कोई इन्वॉल्व थे। ये तो तस्वीर तो आप जो कई लोग होते हैं वो स्ट्रीट में मेरे साथ भी खिंचवाते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी खिंचवाते हैं, नून लीग से भी खिंचवाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो ट्राइका के अंदर चल रहे हैं। तस्वीर खिंचाने वाला आदमी का मतलब थोड़ी सर मेरे से कनेक्टेड है। आपको प्राइम मिनिस्टर का वो शॉट भी सुनवाते हैं, सुनवाइएगा जी। अभी अजमा ने दिया था, देख ही लें क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है, ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है इसमें। आप आपस में सियासी जंग लड़े वाडा साहब, लेकिन आपके गवर्नर से तवज्जो हटने से मसाइल बढ़ रहे हैं। आपका आटे का बहरान, चीनी का बहरान, दूसरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा, वो इस चीज़ का एक निशानी है कि आपकी गवर्नेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप सियासी जंगों में ज़्यादा उलझ गए। वो गद्दारी के मुकदमे बाद में कर लीजिएगा। नदीम मलिक साहब, आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं जो दुश्मन मुल्क पिछले कई दिहाइयों से इस मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहता है, वो बयानिया अगर नवाज शरीफ दे तो मैं उसको चुप कर जाऊँ, आंख बंद कर लूँ और ये सोचूँ कि चीनी सस्ती करनी है, मुझे पहले मुल्क को नहीं बचाना? तो ऐसा नहीं होगा सर। मैं पहले मुल्क बचाऊंगा, मुल्क रहेगा। नवाज शरीफ क्या तो मुल्क खतरे में? बयानिया दुश्मन मुल्क का बयानिया है ना। आप दुश्मन मुल्क आपका क्या करता है? आप मेरे साथ क्या करता है? वो दुश्मन मुल्क जो है वो आपकी अफवाज की जड़ें काटता है, आपकी अदलिया की जड़ें काटता है। फिर तो FIR ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं फिर तो FIR ठीक है। देखिए नदीम मलिक साहब, हर आदमी का प्रीव्यू डिफरेंट है, उसमें कहीं भी गद्दारी का सेंटेंस नहीं यूज हुआ। सेडिशन किसे बोलते हैं आप? बगावत को। तो वो कह लें, अगला आर्टिकल 6 है। देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप मुझसे मेरी जाती राय लेंगे, आई डोंट फाइंड दिस FIR रॉन्ग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। अगर आप कलेक्टिव गवर्नमेंट का, क्योंकि मैं फेडरल
काबीना का आप हिस्सा हूं। जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं, एफआईआर। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं देखिए एक इंडिविजुअल का एक्ट है, एक हुब्बुल वतनी पे एक पाकिस्तानी कल लेकिन खड़ा आपके होके। ख्यालात उससे मिलते जुलते हैं। नहीं, मैं तो अग्री करता हूं। देखिए अगर आज एमएनए और फेडरल मिनिस्टर नहीं होता तो मेरी राय शायद करीब करीब होती, लेकिन क्योंकि मुझे वफाक की लाइन टो करनी अपनी गवर्नमेंट की, तो मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होऊंगा। जी मेरा वजीर आजम इन चीज़ों को नापसंद करता है तो मैं खामोश हूँ, लेकिन मैंने अपनी राय बहुत खुल के दी है। मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, फोरम के ऊपर कह रहा हूँ, ये क्रिमिनल्स हैं, ये थर्ड रेटेड क्रिमिनल्स हैं, इनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाए, वरना ये मुल्क को मजीद नुकसान बनाएंगे। जब खलाई मखलूक हुई थी तब कोई नहीं बोला, जब डॉन लीक्स हुई तब माफ कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोशिशें पहले भी बहुत दफा की हैं, इदारे भी माफ करते रहे, अदलिया भी माफ करती रही, गवर्नमेंट भी माफ करती। गवर्नमेंट में तो खैर 2 माफियाज ही थे, ये ठीक है। तो अगर उस वक्त खड़े हुए आते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अल्ताफ हुसैन को 30 साल पालने के बाद बैन लगाया, उस बैन के अंदर ही मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट 30 साल किसने पाला था? जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट्स थी, जो भी उस वक्त के इदारे थे। आपके ख्याल में गवर्नमेंट पाल रही थी? ऑफ कोर्स सर, गवर्नमेंट देखिए ना सर, गवर्नमेंट के मातहत सारे इदारे, जो गवर्नमेंट लाइन देगी उसके तहत। आज ऐसा हमने आए कहा कि जी सारे ऑटोनोमस इदारे इंडिपेंडेंटली काम करें, काम होना शुरू हो गया। फैसल वाडर साहब, यहाँ आप कराची आए थे, आपको पता होना चाहिए कि उसको पालने में किसका क्या रोल था, उसको बनाने में किसका क्या रोल था, फिर आपको कहने में आसानी तो हो फिर जाती। आप तो नदीम अली साहब इधर रुक जाए, तो फिर तो जिधर से बने नवाज शरीफ की हुकूमत, तो नवाज शरीफ नवाज शरीफ कहाँ से बने? जनरल जिलानी को सीमेंट और घर बनाकर, हाँ, तो सही फिर कह रहे हैं जियाउल्लाह की गोद से बना, तो फिर आप इसको कैसे पार्टी मानते हैं? बोले। फिर आप इसको कहें कि जो काम अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ वही नवाज शरीफ के साथ हुआ, आईजीआई में 25 लाख रुपए रन लिए, तो हमें पता है ना पुराने खेल। मैं तो कह रहा हूँ खेल बंद होना चाहिए। अब वो खेल बंद हो गए, अब जब खेल बंद हुए हैं तो तकलीफ शुरू हो गई है। देखिए नवाज शरीफ चाहता क्या है? वो चाहता ये है कि अदलिया पे प्रेशर डले, फौज पे प्रेशर डले। उसके दिमाग में पुराने स्कीम ऑफ थॉट है कि फौज पावर में है कि वो मेरे चोरी के चीजों को, केसेस को बंद कर देगी, मेरी बेटी को इक्तदार दे देगी। वो होना नहीं है सर, क्योंकि अब कंट्रोल इमरान खान के पास है। ना वो अदली है, इवॉल्व हो गई टाइम के साथ, ना वो फौज है, फौज भी अपना इंडिपेंडेंट काम कर रही है। तो अब मुश्किलात बढ़ गई हैं पुरानी सोच के हिसाब, जिसकी आपको आदत हो। अगर आपको आदत है एक XYZ ड्राई क्लीनर से इस्त्री करवाने की, तो आप उसी की इस्त्री पसंद करेंगे, चाहे उससे बहुत इस्त्री करने वाले हो जाए। लेकिन वो टाइम अब खत्म हो गया सर। अच्छा, अब मैं आपको मिसालें देना शुरू करूंगा, तो मैं आपको रिसेंट मिसालें दूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि पहले बयानी आया कि आप रात को खाना खाया, आप मुकर गए, हिंदुस्तान की फौज नहीं थी, आप आ गए, तब हमने खाना खाया था, हमारी फौज थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मरियम नवाज ने कहा मैंने टीवी सुना, फिर उसके अगले दिन उसने कहा कि हाँ जुबैर साहब गए थे, मेरी और नवाज शरीफ की बात करने गए थे। आप अपने बयानी से पकड़ते जा। देखें, मैं आज भी आपको नदीम मलिक साहब बात कह रहा हूँ, ये जिस जगह पे आप डस रहे हैं आकर, इस जगह पे किसी गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैं आज अगर आपने लचक दिखाई तो आप पाकिस्तान का जो 3 दिहाइयों से कोशिश हो रही है, उस लचक की तरफ आप चले जाएंगे। अज़मा, आपसे इसका जवाब चाहता हूँ, क्योंकि इनके चॉइस ऑफ वर्ड के ऊपर मतलब काफ़ी ऑब्जेक्शंस आप कर सकती हैं। इन्होंने कहा 2 माफियाज़ की हुकूमत थी, ये भी कहा कि ये डस रहे हैं, तो मैं तो खैर इन अल्फाज के साथ नहीं हूँ, ये इनका ख्याल है और इनके जज्बात भी कुछ मिलते जुलते हैं। लेकिन एक कमज़ोरी आपकी जमात के अंदर मौजूद है। आप वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाकर फिर आपने गैर मशरूत हमायत का भी ऐलान किया। आप खलाई मखलूक की बातें करते रहे, महकमा ज़राअत के आपने सवालात उठाए, लेकिन फिर आप रात को मिलते हुए भी आपको गुरेज नहीं हुआ। आपकी सियासी जमातों के अंदर और ख़ास तौर पर आपको, क्योंकि आप टॉर्च बीरर बने हैं, तो अगर माजी की गलती है तो उस पर माफ़ी मांग के आइंदा के लिए कम अज़ कम पक्की इस्लाह तो कर लें। आप तो ये तय नहीं कर पाते कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं मलिक साहब, ऐसे नहीं है। कई दफ़ा जो है वो माफ़ी मांगी जा चुकी है, और अब जब ये बात की नवाज शरीफ साहब ने, तब भी उन्होंने कहा मैं भी दूध का धुलावा नहीं हूँ, हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, इसीलिए बैठते हैं और जो जिसकी गलती है, जितना जितना जिसका हिसाब बनता है। देखिए, मैं भी, प्रॉब्लम यह है कि इनकी बातों का जवाब इनकी ज़बान में देना अब ज़रूरी हो गया है। बहुत हो गया, जितना हमने जो है बर्दाश्त करना था कर लिया। अब थर्ड क्लास वो होता है, आटा और खा जाता है इस मुल्क के लोगों का, जहां आटा 2400 रुपये मन हो जाता है। थर्ड क्लास वो होता है जो चीनी के माफिया को अपनी गोद में पालता है और उसके बाद उसको बड़ी इज्जत के साथ जो है वो बाहर रुखसत कर देता है। माफिया, थर्ड क्लास माफिया वो होता है जो पेट्रोल की कीमत के अंदर जो है वो 26 रुपये का एक दिन में इजाफा करता है और 3 दिन पहले देकर जो एजेंसियां हैं उनको अरबों रुपए का फायदा पहुंचाता है। और एक लंबी लाइन है इस
थर्ड क्लास माफिया की जो मैं बता सकती हूं और बात कर सकती हूं। इसलिए बेहतर यह है कि हमें अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स बेहतर रखने चाहिए। लेकिन जैसी बात होगी उसका जवाब अब आ जाएगा। आ जाते हैं अब जरा जो नवाज शरीफ साहब ने कहा। एक तो ये जरा इनको यही तो समझाने की जरूरत है, यही तो इनका प्रॉब्लम है कि ये कोई जो है, ये हमारी पाक फौज जो है, ये हमारी फौज है, ये कोई बनी गाला में बैठ के नहीं आई है, किसी के जहेज में नहीं आई हुई, ये हमारी फौज है और फौज को सियासत के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे, हम नहीं दी जानी चाहिए। अब ये दूसरों के ऊपर करते हैं, खुद जो एयर मार्शल असगर खान की गोद में पले, वहां तहरीके इस्तकलाल से शुरू हुए, उसके बाद होते हुए मुशर्रफ के जो है पोलिंग एजेंट बने रेफरेंडम के अंदर, और उसके बाद होते होते वो जो है वो पाशा साहब, और ये सब एक लंबी लाइन है, ये तारीख भी सबको मालूम है। हेलो जी आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है। तारीख आप सब जमातों की अज़मा बीबी एक ही जैसी और अफसोसनाक है, काबिल तारीफ नहीं है। आप इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए सारी जमातों ने, तीनों बड़ी जमातों को इस पर गौर करना चाहिए। सारी इल्ताफ हुसैन के सारे राइट हैंड किसके पास हैं? इल्ताफ हुसैन तो एक था ना, वो हुक्म देता था, नीचे इंप्लीमेंट यही सारे करते थे ना बैठ के। फरोग नसीम वही है जिसने जो है वो मुशर्रफ का भी केस लड़ा, उसको गद्दारी की सजा हुई, उसको टांगने का हुक्म हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं, वहां पर जलते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हमें सिर्फ अफराद की या किसी सोच के ऊपर बात हो सकती है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो हमारा जिसका जो हलफ लिया हुआ है उसको अपने अपने हलफ के अंदर रहना चाहिए। हम गलती करें हम जवाबदेह हैं, कोई और गलती करे वो जवाबदेह है, लेकिन उसके ऊपर सारे इदारे को बीच में लाना, अब बूट बीच में रख देना, अब फलाना कर देना, यही बातों पे तो एतराज है। फौज हमारे मंशूर के साथ खड़ी है, फौज हमारे आगे खड़ी है, फौज हमारे पीछे खड़ी है, अदलिया के अच्छे फैसलों से नया पाकिस्तान बना, ये सारी बातें करके आपने जो है वो खुद आप मिलाइन कर रहे हैं इदारों को, आप इदारों को सियासत में लेके आ रहे हैं जिनका सियासत में कोई रोल नहीं है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बात को दुरुस्त होना चाहिए। आरटीएस जैसे बंद हुआ, जिस तरह से ये आके बैठ गए, जिस तरह से इनके हलकों में इलेक्शन हुए, वो आज भी सबको पता है। 100 मैं कई दफा कह चुकी हूँ, 169 हल्के हैं कौमी और सूबाई असेंबली के मलिक साहब, जहां फैसल बॉर्डर से दोबारा इस पे पूछ रहे हैं, मार्जिन से ज्यादा है। फैसल बॉर्डर फौज को हम बार बार क्यों अंदर डालते हैं, फौज का नाम क्यों लेते हैं बार बार, फौज हमारे साथ है, ये एक अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। देखिए नदीम मलिक साहब, असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो कल्चर है और हम पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की, उसमें हम ख़वातीन को एक बहुत रिस्पेक्ट के पेडेस्टल पे बिठाते हैं, बट उसके अंदर ये जस्टिफिकेशन कहीं नहीं है कि अगर उस खातून ने कोई मुजरमाना काम किया या वो मुजरिम है तो आप उसको इवैल्यूएट करें वो कई लाख ख़वातीन के साथ। तो एक तो ये बैरियर को मद्देनजर रखना बड़ा ज़रूरी है और उसकी वजूहत भी मैं आपको बताऊंगा भी। दूसरी बात ये मुजरमाना हरकत की बात की है आपने। हाँ, मैं मरीम नाम मुजरिम नहीं तो कौन है? शी इज अ कन्विक्टेड लेडी, इसमें कोई शक है? जुर्म की वजाहत कर देंगे। जुर्म सर कत्ल का जुर्म है, जेब कतरी का जुर्म है, झूठ बोलने का जुर्म है, जुर्म है। शी इज कन्विक्टेड फॉर लाइफ, दैट्स अबाउट इट, फुल स्टॉप। जुर्म भी बता दीजिए सर। जुर्म मैं कहता हूं कि सर कानून, आप या तो फिर कोर्टों को आप कहें कोर्ट गलत कर रहे हैं, ठीक है सर, तो कोर्ट ने अगर फैसला कर दिया तो कोर्ट ने फैसला कर दिया। जब कोर्ट रिलीफ देता है तो बल्ले बल्ले होती है। जब कोर्ट आपको 7 अरब रुपए का बॉन्ड ले जाए बगैर जाने देता है तो आप कहते हैं कोर्ट हमारे साथ इंसाफ कर रही है। जब कोर्ट बेलों में एक्सटेंशन देती है तो आप कहते हैं कोर्ट बहुत अच्छी है। जब कोर्ट सजा देती है तो आप कोर्ट को मलाइन करना शुरू करते हैं, डंडे चलाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब जैसे आपने जज अरशद मलिक की वीडियो बनाई, वीडियो बनाने का जाती उम्र में मिलता रहा नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ भी मुजरिम नवाज शरीफ है और भगौड़ा भी है, मफरूर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी को बुरा नहीं मानना नहीं चाहिए। अब जब जज अरशद मलिक को आपने ब्लैकमेल करके, जिस दिन नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के जज अरशद मलिक की टेप का दूसरा हिस्सा चलाया ना, उस दिन यहाँ एक जो तूफान खड़ा होगा किसी से संभाला नहीं जाएगा, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है ज्यादा दिन करीब है। मेरा क्वेश्चन क्या है सर? मेरा क्वेश्चन ये है कि जज अरशद मलिक ने गुनाह किया, जो भी किया उसको सजा दे दी 1 मिनट के लिए, जो भी सजा है कानून ने, लेकिन जिसने पूरी ब्लैकमेलिंग प्लान की उसको आपने खुला छोड़ा हुआ है। लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है उस केस की नोयत को क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए नदीम मलिक साहब, दैट मैटर हैज टू बी डिसाइडेड समडे, चाहे अभी ना हो 10 साल बाद हो, लेकिन यू हैव टू डिसाइड। फिर तो उस चीज का भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जब सऊदी अरबिया में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके 10 साल के लिए भाग गए थे यहाँ से, पहले वो करके गए थे ना जन्म शरफ से, मुकर्रे रहे ना उससे, वो तो उस रॉयल फैमिली ने आगे दिखाया, फिर मुशर्रफ ने उनको जहाज से बांध के भेजा। ने टेप लंदन जारी कर दी, फिर आप क्या करेंगे? और भाई करे, इससे ज्यादा क्या कर सकता है मुल्क में? जिसने अदलिया के ऊपर अटैक कर दिया, अपनी फौज पर अटैक कर दिया। आपको पता है उस टेप के कंटेंट क्या कुछ हो सकते हैं? सर मुझे ये तो कुछ भी कर सकते हैं सर, ये तो ब्लैकमेलिंग टीम है सर।
उसमें कुछ ऐसी चीजों की तरफ इशारे मिलेंगे कि केस की नोयत जो है वो। सर हम तो कहते हैं बहुत अच्छा है, कौम इनको खुद घर से निकलना इनका बंद कर देगी। ये आप टाइम आने वाले दिनों में देखेंगे। इस जगह हमें पसंद हो, हम अग्री करें, हम डिसएग्री करें, हमारी 95% अवाम अपने शहीदों के साथ और अपनी अफवाज के साथ प्यार करती है। इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अभी भी आपने कहा कि सर आप लोगों की सियासत को उसके साथ मत जोड़े। देखिए वो हमारे बेटे हैं, उनको आप अपनी सियासत में मत लेकर आए। बात सुने नदीम मलिक उनको साहब, अपना काम करने आप दें। इनको ये बात बोले, मुझे ना बोले। जब वो गोली खाते हैं बॉर्डर के ऊपर और अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं कि वो मोदी का बयानिया और मोदी से बगैर वीजों के झाड़ियों के पीछे छुप छुप के मिल रहा है, तो उनके घर में जाके पूछे जो गोली खा के बैठे कि गोली और मौत वो ले, अयाशी ये लोग करें और दोस्तियां ये करें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो सवाल आप इनसे करें, मुझसे ना करें। ना मेरा वजीर आजम कहीं दरख्त के नीचे छुपा है, ना बगैर वीजे के जंजाल को बुलाया है, ना मोदी को बुलाया है, ना उसका बयानिया बेच रहा है आज बाजार के अंदर। अच्छा, मुझे और ना मेरा वजीर आजम भगौड़ा है, ना मुजरिम है, ना मफरूर है। सो बहुत फर्क है, और ना कन्विक्टेड है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपको एक मंजर याद होगा। मैं अज़मा ब्रेक के बाद आपकी तरफ आऊँगा। आपको एक मंजर याद होगा, ब्रेक की तरफ जाते हुए आपको याद दहानी करा दूँ। आगरा में समिट हो रहा था, तो जनरल मुशर्रफ ऊपर से उतर के नीचे हाथ मिलाने के लिए तशरीफ़ लेकर आए थे। तो क्या उन्होंने पाकिस्तान को नीचे कर दिया था? नहीं किया था। वो एक पीस की तरफ इनिशिएटिव था। आप इन बातों को किसी और एंगल से भी देखिए। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पर डिस्कस करते हैं। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अज़मा बीबी, अगर इसी तरीके से सियासी जंग चलती रही तो लोग तो पहले ही मुश्किलात में हैं महंगाई की वजह से, तो उनकी ज़िंदगियां तो अजीरन हो जाएंगी। रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता तो लोगों की आसानी के लिए निकाला जाता है ना। नहीं, अगर ये रहेंगे तो ज़्यादा अजीरन हो जाएगी ना। यही तो फ़र्क है कि इनके रहते हुए तो इस मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पहली तो बात यह है कि इनका वज़ीर आज़म जो है इश्तिहारी भी है, भगौड़ा भी है, और बहुत सारे जराइम में मुलव्विस भी है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं, और बहुत सारी किताबें भी हैं जिसके अंदर बहुत सारी गुफ्तगू है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन कम अज़ कम वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का तो बताएगा। उसके ऊपर से स्टे, उसके ऊपर मैं आपसे मशवरा नहीं मांगा, उस स्टे उठाने की बात करें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स नदीम मलिक साहब, मैंने जिसके आपको ना अंदर पहले जो है वो कुछ इंडियंस का, कुछ हुक्मरान पार्टी का फेडरल मिनिस्टर। मुझे ये जब आप इस किस्म के लोग जो है ना, मुझे बात करने का मौका दीजिए। स्टेज के आगे पीछे चमचागिरी करते हैं, तो मैं आपकी इज्जत के लिए तो अच्छी भी बैठ गया। मैंने आपको शो से पहले कहा था कि मैं इस किस्म के लोगों से उठना बैठना क्या बात करना ही पसंद नहीं करता। और इस खातून की क्रेडिबिलिटी प्लीज दिखाएं कि ये वो औरत है जिसने जरदारी पार्टी, उस पार्टी के अंदर बैठकर नवाज शरीफ को अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, उसने जिसके फाइनेंशियल भी इश्यूज हैं, जिसने झूठ बोला हुआ है। इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? औरत को जरदारी की पार्टी में बैठ के नवाज शरीफ को जो गद्दार कहती रही, वो आज उस पार्टी जो अपनी शादियां तक छुपाता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है, वो मर्द मुझे क्रेडिबिलिटी बताएगा। लोगों से ना बिठाएं। क्या बात है? आगे पीछे कुछ नहीं है इनका सियासी स्टेक है। तुम्हें चाइना के हीरो को बुलाया किसने? आपको इतना ख्याल रखना पड़ेगा आइंदा के लिए। ये थोड़ी कल जरदारी पार्टी के अंदर बैठे हुए आज नवाज शरीफ पार्टी बैठे, कल हमारे पार्टी करने नहीं आ जाएगी, हम भी टिकट नहीं देंगे। इस किस्म के लोगों को, इस किस्म के लेवल के लोगों के साथ बिठाएं। सर मुझे ना बिठाएगा। मैं तो आज आपकी इज्जत की खातिर चुप कर गया। मैंने आपको आने से पहले, बैठने से पहले कहा कि इस किस्म के लोगों के साथ मैं मुनाफिक नहीं हूं। मैंने आपको कहा था एक मेरी दरखास्त है आपसे कि खातून के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। तमीज़ अगर खातून करेगी तो खातून का ये थोड़ी है कि राइट है कि सर वो चुनाव मुनासिब रहना चाहिए। जैसी बात करोगे वैसा आप एक पार्टी में थी जिसमें आप नवाज शरीफ गद्दार कहती थी, आज आप कह रही हैं कि हम गद्दार हैं। तो भाई जिस औरत की सियासी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो जिसका कोई लेवल नहीं है, ना वो एमएन है ना वो एमपी है, उससे मुझे आप क्यों उठा रहे हैं? और उससे आप मुझे बोल रहे हैं कोई बहस की नोयत हो। मेरे ख्याल में प्रोग्राम एंड कर दें। इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके। मेरे ख्याल में बंद कर दें, जिसके क्योंकि खुद मैं नहीं चाहता कि कोई नाम प्रोग्राम आज खत्म करते हैं जी। फैसल वाडा साहब और अज़मा बुखारी दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त।